रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र मनुष्य द्वारा नाक और मुंह से शुद्ध वायु ग्रहण की जाती है, जिसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत 78 से 79%, ऑक्सीजन लगभग 20% और कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.04%। और बाह्य श्वसन में अशुद्ध वायु में नाइट्रोजन की मात्रा 78 से 79%, ऑक्सीजन की मात्रा 16% तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 4.04% होती है। शुद्ध वायु नाक के नॉस्ट्रिल से होते हुए नेसोफैरिंक्स में प्रवेश करती है और मुंह के रास्ते ऑइसोफैरिंक्स में प्रवेश करती है। नाक के रास्ते नोस्ट्रिल में छोटे छोटे बाल होते हैं, जिसे सीलिया कहा जाता है। यह वायु के साथ आए हुए धूल कणों को अंदर जाने से रोकता है। यहाँ म्यूकस आवरण भी सीलिया से बचे हुए धूल कणों को अपने में चिपका लेते हैं, क्योंकि यह चिपचिपा होता है। इसके पश्चात दोनों तरफ की वायु नाक और मुंह के फैरिंग्स में पहुंचती है। फिर वायु फैरिंग्स से होते हुए लैरोफैरिंग्स में पहुंचती है। इसके बाद वायु लैरिंग्स में पहुंचती है। सामने से देखने में कंठिका हायोइड बॉयन के पीछे लैरिंग्स की संरचना में 3 चीजें आती हैं: क्रिकोथायरॉयड लिगामेंट, थायरॉयड कार्टिलेज एवं क्रिकोइड कार्टिलेज। और अंदर की लैरिंग्स की संरचना में 4 चीजें आते हैं: एपिग्लॉटिस, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, एरिटिनॉइड कार्टिलेज तथा वोकल कॉर्ड स्वर यंत्र। वोकल कॉर्ड मतलब स्वर यंत्र। इसके बाद वायु ट्रैकिया में पहुंचती है। आगे लैरिंक्स कार्टिलेज छल्लों से बनी हुई ट्रैकिया से मिलता है। इसमें 16 से 20 छल्ले होते हैं। ट्रैकिया की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है, जो 5वीं वक्षीय 5th थॉरैक्स वर्टिब्रा के पास जाकर 2 भागों में बंट जाती है, जिन्हें हम ब्रोंकस कहते हैं, दायां ब्रोंकस और बायां ब्रोंकस। वायु ब्रोंकस में पहुंचती है। यहाँ दोनों ब्रोंकस अपर लोब ब्रोंकस और लोअर लोब ब्रोंकस में बढ़ जाती है। इसी प्रकार बायां ब्रोंकस आगे जाकर बाएं फेफड़े में 2 लोब के आधार पर अपर लोब ब्रोंकस और लोअर लोब ब्रोंकस में बढ़ जाती है। यह ब्रोंकस आगे जाकर छोटी शाखाओं में बढ़ जाते हैं, जिसे हम ब्रोंकियोलिस कहते हैं। यह ब्रोंकियोलिस आगे जाकर कई ब्रोंकाइज में बढ़ जाती है और अंत में जाकर यह ब्रोंकाइज कई गुच्छेनुमा आकृति में समाप्त होती है, जिसे हम वायुकोश या एल्वोइलेज कहते हैं। इन एल्वोइलेज में गैसों का आदान प्रदान होता है। शुद्ध वायु फुसफुसीय शिराओं द्वारा हृदय में चली जाती है और अशुद्ध वायु पुनः इसी रास्ते बाह्य श्वसन द्वारा बाहर आ जाती है। कहने का तात्पर्य गैसों का आदान प्रदान एल्वोइलेज में होता है, जहां डिफ्यूजन प्रक्रिया डिफ्यूजन प्रोसेस होती है। यहाँ एक बार पिक्चर को अच्छे से समझ लीजिए। सांस जो हमारे अंदर आता है वो किस रास्ते से? पहले नाक और मुंह के रास्ते से फैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया तक आता है। ट्रैकिया 2 भाग में बढ़ जाता है, लेफ्ट और राइट साइड में, और उसको ब्रोंकस बोलते हैं। फिर ब्रोंकस आगे ब्रोंकस, ब्रोंकियोलस, ब्रोंकाइज, तब अंत में एल्वोइली के पास पहुंचता है। तो इसका क्रम कुछ इस प्रकार हो गया: नेजल, फैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोलस, ब्रोंकाइज, एल्वोइली। यहाँ सभी को अच्छे से समझ लीजिए। आप देखिए, जब बढ़ जाता है लंग्स 2 भागों में, तो इसको अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब कहा जाता है। श्वसन तंत्र संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु तथा इस तंत्र पर अभ्यास का प्रभाव क्या है, उसको देखते हैं।
यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ऊपर से कैसे एयर आ रहा है और ऑक्सीजनेटेड वेन जो कि पल्मोनरी वेन के रास्ते से आता है, और यहाँ देखिए फिर से यह चला जाता है एल्वोली के पास और फिर यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल जाता है पल्मोनरी आर्टरीज के माध्यम से। ये नीचे में गोल गोल जो दिख रहा है वो एल्वोली है। देखिए एक्सरसाइज का श्वसन तंत्र पर क्या प्रभाव होता है उसको समझिए। सबसे पहले समझिए वाइटल कैपेसिटी। यह फेफड़ों की वह क्षमता होती है जिसमें एक बार में पूर्ण रूप से अंतः श्वसन करके पूरे बल के साथ बाह्य श्वसन द्वारा जो वायु बाहर निकाली जाती है उस वायु की मात्रा को वाइटल कैपेसिटी कहते हैं, जैविक क्षमता कहते हैं। इसकी गणना करने का सूत्र है वाइटल कैपेसिटी इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एयर प्लस सप्लीमेंट्री एयर। अब देखिए टाइडल वॉल्यूम क्या है। एक अंतः श्वसन में ली गई वायु की मात्रा एक अंतः श्वसन में या बाह्य श्वसन में क्रमशः ली गई और छोड़ी गई वायु की मात्रा को ही टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। कंप्लीमेंट्री एयर क्या हो गया? एक श्वसन में अधिक से अधिक ली गई वायु की मात्रा या सामान्य रूप से छोड़ी गई वायु की मात्रा को ही कंप्लीमेंट्री एयर कहते हैं। सप्लीमेंट्री एयर एक श्वसन में सामान्य रूप से ली गई वायु की मात्रा या अधिक से अधिक छोड़ी गई वायु की मात्रा। नोट: एक सामान्य व्यक्ति में जैविक क्षमता के लिए वायु की मात्रा 4 लीटर होती है तथा एक खिलाड़ी में 5 से 6 लीटर। जैविक क्षमता को एस्पायरोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। इंस्पिरेशन कैपेसिटी: एक सामान्य बाह्य श्वसन के पश्चात पूरे बल से इंस्पायरेशन में ली गई हवा की मात्रा, इसी को कहते हैं इंस्पिरेशन कैपेसिटी। अभ्यास के दौरान इसकी मात्रा 3 लीटर बढ़ जाती है। कुल फेफड़े की क्षमता, टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी इक्वल टू होता है वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, और रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं पूरे बल के साथ बाह्य श्वसन के पश्चात भी फेफड़ों में बची हुई वायु की मात्रा रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाता है। इसका प्रभाव होता है आराम के दौरान 4 लीटर प्लस हाफ लीटर इक्वल टू 4.5 लीटर। अभ्यास के दौरान 5 से 6 लीटर प्लस 1 लीटर 1.1 लीटर मतलब कि 7.1 लीटर यह हो जाता है इसकी लंग्स कैपेसिटी। रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में समझ लीजिए कि इसका प्रभाव क्या है। आराम की स्थिति में इसकी मात्रा लगभग आधा लीटर बढ़ जाता है और अभ्यास के दौरान इसकी मात्रा लगभग 1.1 लीटर बढ़ जाता है। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम पे एक्सरसाइज का क्या प्रभाव पड़ता है? आराम की स्थिति में इसकी मात्रा आधा लीटर बढ़ जाती है और अभ्यास के दौरान इसकी मात्रा लगभग 3 लीटर बढ़ जाती है। टाइडल का ब्रीथ रेट, श्वसन दर, ब्रीथ रेट, 1 मिनट में लिए गए श्वास की संख्या एक सामान्य व्यक्ति में आराम की स्थिति में 18 से 20 श्वसन प्रति मिनट। अभ्यास के दौरान यह बढ़कर 50 से 60 श्वसन प्रति मिनट हो जाती है। एक खिलाड़ी का ब्रीथ रेट आराम की स्थिति में 6 से 10 प्रति मिनट है और अभ्यास के दौरान यह 18 से 20 प्रति मिनट होता है। पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन 1 मिनट में अंतः श्वसन या बाह्य श्वसन के दौरान ली गई वायु की मात्रा को ही पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है पल्मोनरी वेंटिलेशंस का? पल्मोनरी वेंटिलेशन इक्वल टू ब्रीथ रेट गुने टाइडल वॉल्यूम।
एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में पल्मोनरी वेंटिलेशन 5 से 8 लीटर प्रति मिनट होता है। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में कठिन अभ्यास के दौरान 130 से 180 लीटर प्रति मिनट हो जाता है। नोट, ये सभी आंकड़े लैरी जे सेवर नामक लेखक की पुस्तक एसेंशियल ऑफ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी से लिए गए हैं। उपरोक्त के अलावा इस तंत्र पर अभ्यास के पड़ने वाले प्रभाव क्या है? एल्वोली एवं टिश्यू कैपिलरीज में गैस का आदान प्रदान बढ़ जाता है, फेफड़े बड़े और मजबूत हो जाते हैं। अभ्यास के दौरान खिलाड़ी की सर्कुलो एंड्योरेंस पावर बढ़ जाती है, डायफ्राम तथा चेस्ट का फैलाव बढ़ जाता है, एक व्यक्ति का VO2 मैक्स बढ़ जाता है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट कुछ समझ लीजिए। VO2 मैक्स अभ्यास के दौरान जब व्यक्ति अपने अधिकतम भार के स्तर को प्राप्त कर ले और उस दौरान 1 मिनट में फेफड़ों द्वारा ग्रहित की गई ऑक्सीजन की मात्रा को शरीर के भार से भाग दे और जिससे जो परिणाम आए उसे हम VO2 मैक्स कहते हैं। अभ्यास के दौरान जब व्यक्ति अपना मैक्सिमम लोड के साथ मैक्सिमम हार्ट रेट के स्तर को प्राप्त कर ले और उस दौरान 1 मिनट में फेफड़ों द्वारा ग्रहित की गई ऑक्सीजन की मात्रा को शरीर के भार से भाग दे और इससे जो परिणाम आए उसे हम VO2 मैक्स कहते हैं। कुल मिलाकर अर्थ यह है कि जब आप मैक्सिमम लोड के साथ ट्रेनिंग करते हैं और आपका हार्ट रेट जब मैक्सिमम हार्ट रेट के बराबर हो जाता है और उस दौरान जितना आप 1 मिनट में फेफड़ों द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, उस ऑक्सीजन की मात्रा को आप अपने शरीर के भार के साथ भाग दे देते हैं, उसी को VO2 मैक्स कहते हैं। VO2 max, maximum volume of oxygen consumed during maximum load in on time is divided by weight of the body। उदाहरण के लिए एक खिलाड़ी की उम्र 30 वर्ष हो तो उसका अधिकतम भार 220 में से 30 माइनस कर दीजिए तो उसका अधिकतम भार 190 के हृदय दर के बराबर होगा। उसे ट्रेडमिल या बाइसिकल एर्गोमीटर या अन्य किसी चलित उपकरण पर अभ्यास तब तक कराया जाएगा जब तक कि उसकी हृदय गति 190 प्रति मिनट तक न पहुंच जाए। जैसे ही हृदय गति 190 मिनट के आसपास पहुंचे तत्पश्चात उसकी ऑक्सीजन ग्रहित क्षमता VO2 मैक्स एनालाइजर नामक उपकरण से मापी जाएगी। उस ऑक्सीजन की मात्रा को शरीर के भार से भाग दे दिया जाएगा, जो परिणाम प्राप्त होगा उसे हम VO2 मैक्स कहेंगे, जो कि लीटर में मापा जाएगा। ऑक्सीजन डेप्थ आराम की स्थिति में 1 मिनट में ग्रहित की गई ऑक्सीजन की मात्रा को अभ्यास के पश्चात क्षतिपूर्ति रिकवरी के दौरान ग्रहित की गई 1 मिनट में ऑक्सीजन की मात्रा के अंतर को ऑक्सीजन ऋण कहते हैं। यहाँ क्षतिपूर्ति काल में आराम की स्थिति की तुलना से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ली जाएगी। जितनी ऑक्सीजन की मात्रा आराम की स्थिति से क्षतिपूर्ति की स्थिति में अधिक ग्रहित की जाएगी। उदाहरण के लिए एक फुटबॉल का खिलाड़ी आराम की स्थिति में 1 मिनट में लगभग 4 लीटर ऑक्सीजन ग्रहित करता है और अभ्यास के पश्चात वही खिलाड़ी क्षतिपूर्ति काल में 1 मिनट में 7 लीटर ऑक्सीजन ग्रहित करता है, तो दोनों का अंतर 3 लीटर ऑक्सीजन की मात्रा को ही ऑक्सीजन ऋण ऑक्सीजन डेप्थ कहा जाएगा। सेकेंड विंड किसे कहते हैं? द्वितीय प्राणवायु से तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है जिसमें एक व्यक्ति मांसपेशी क्रियाएं या अभ्यास करके प्रारंभिक दौर के कुछ समय पश्चात बेचैनी सी महसूस करता है, जैसे सिर में दर्द होना, चक्कर आना, उल्टी आना, अचानक से थकान आना। इसके कुछ क्षणिक समय के पश्चात स्थिति का सामान्य हो जाने को हम द्वितीय प्राणवायु सेकेंड विंड कहेंगे। इसके मुख्य कारण हैं
स्लो वेंटिलेशन, अभ्यास के प्रारंभिक स्थिति में फेफड़ों द्वारा गैसों का आदान प्रदान सामान्य न होना और फिर स्वतः स्थिति का ठीक हो जाना। क्रियात्मक मांसपेशियों में रक्त का संचार धीरे होना, जिससे अभ्यास के प्रारंभिक स्थिति में लैक्टिक एसिड का बन जाना और कुछ समय पश्चात स्थिति का सामान्य हो जाना। सही प्रकार से वार्म अप न होना, डायफ्राम मसल्स में अभ्यास की प्रारंभिक स्थिति में थकान का महसूस होना तथा बाद में स्थिति का सामान्य हो जाना। शरीर क्रिया विज्ञान के विशेषज्ञों का मानना है कि अभ्यास की प्रारंभिक स्थिति में तैयार मात्रा में ऊर्जा एटीपी के द्वारा प्रदान की जाती है और कुछ क्षणिक समय पश्चात यह समाप्त हो जाती है, जिनको पुनः बनने में कुछ समय लगता है और कुछ समय पश्चात फिर से यह पूर्व की सामान्य स्थिति में आ जाती है। इसी क्षण को सेकंड विंड स्थिति, सेकंड विंड फेज कहा जाता है।